गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं और उन सारे टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जो डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बात समझा चुके हैं, बता चुके हैं, आपको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पिछला वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारा का सारा वीडियो आपके सामने होगा। वो 11th क्लास का, 12th क्लास का, सब कुछ अलग अलग करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट के इस टॉपिक में हम लोगों को समझना है, यूँ कह दीजिए कि सॉलिड स्टेट ओरिजिनली यहीं से शुरू होता है। सॉलिड स्टेट इससे पहले जो पढ़ा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसके सॉलिड के बारे में हम लोगों ने जाना कि सॉलिड है क्या, सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, बहुत सारे बेसिस थे। उसके बेसिस पर हम लोगों ने सॉलिड को क्लासीफाई किया, सॉलिड के बहुत सारे यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा। अभी सॉलिड का जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही कंसेप्चुअल, यूँ कहिए कि पूरे सॉलिड स्टेट का जो बेस है वो यही है। अगर इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो सॉलिड स्टेट आधा समझ लिया। टॉपिक मैंने लिख दिया है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो मैं आपको पहले कुछ याद दिला देता हूँ कि मैंने कहा था कि जो सॉलिड होते हैं, जितने भी सॉलिड हैं, जो भी नॉन सॉलिड हैं, वो सारे सॉलिड्स जो हैं या तो एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, आयंस से बने हुए हैं, और उन सबों को हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। उनको कहते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स, जिनसे वो सॉलिड बना हुआ है। और कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो या तो मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे या आयंस होंगे। और यहाँ एक डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी बातें हम कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। एमॉर्फस सॉलिड अब पीछे छूट गया। अब जो भी बात करेंगे वो ट्रू सॉलिड के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो अब हमको बार बार ये नहीं कहना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब मैं केवल सॉलिड कहूँगा और आप समझेंगे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हम सॉलिड की बात करते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब उसके अवयव, कंस्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर मैनर। सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, ये आप जानते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स जो होगा, ए कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है? कंस्टिट्यूएंट हो सकता है कि वह मॉलिक्यूल हो सकता है कि एटम हो सकता है कि आयंस हो। जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट्स के नेचर के बेसिस पर हम लोगों ने सॉलिड को पढ़ा था। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर पढ़ा था। तो वही मैंने कहा कि कंस्टिट्यूएंट्स या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो उन सारे कंस्टिट्यूएंट्स को वी रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बाय पॉइंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यह मतलब होगा, मैंने कहा कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और कंस्टिट्यूएंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉइंट से। इसका यह मतलब हुआ कि सॉलिड में पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, इट मीन्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में
there is the regular arrangement of points। इसका यह मतलब हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो चलिए हम पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं। देखिए यही पॉइंट्स हैं जिनका एकदम रेगुलर अरेंजमेंट मैंने कर दिया। ये रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को होल अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, या इसी का दूसरा नाम है स्पेस लैटिस। इसी का दूसरा नाम है स्पेस लैटिस। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हमने दिखाया है, पॉइंट्स रिप्रेजेंट ए कंस्टिट्यूएंट। हम नहीं जानते हैं कि वह कंस्टिट्यूएंट कौन है। वो हो सकता है कि एटम हो सकता है कि मॉलिक्यूल हो सकता है कि आयन भी हो। तो हम इसको कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? कंस्टिट्यूएंट्स को। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि यह अरेंजमेंट स्पेस लैटिस है। द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स मतलब कंस्टिट्यूएंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज द स्पेस लैटिस। कंडीशन है यहाँ स्पेस लैटिस ओनली इफ environment around each point is identical। सभी पॉइंट के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल अगर नहीं है तो वो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस नहीं कहलाएगा। और इसमें से हर एक पॉइंट को हम किसके लिए लिख रहे हैं? किसी कंस्टिट्यूएंट के लिए लिख रहे हैं। चलिए अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। देखिएगा इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो देखिएगा कि एक ज्योमेट्रिकल शेप हमको मिल जाएगा। एक ज्योमेट्रिकल शेप मिल गया। देखिए यह एक ज्योमेट्रिकल शेप हमको मिल गया और जितने भी शेप्स हैं सब उसी के जैसा है। और ये जो शेप है हम इसी को कहते हैं यूनिट सेल। हम इसी शेप को कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि यूनिट सेल इज the smallest part of a solid। हम उसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में होगा वो, ऐसा नहीं कि कोई शेप हो जाए, ज्योमेट्रिकल शेप में होगा। that gives a complete solid on repeated arrangement। जो रिपीटेड अरेंजमेंट के बाद हमको एक कंप्लीट सॉलिड दे दे वो कहलाता है यूनिट सेल। बेसिक बात समझिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट सेल हुआ वो ऐसा यूनिट सेल है।
ठीक है, और इसके एटम्स यहाँ हैं, ये समझ लीजिए। ये यूनिट सेल हमको मिला, जो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है यह यूनिट सेल मिला है। तो इस यूनिट सेल की जो ज्योमेट्री है वो देखकर हमको समझ में आया कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये इसके बराबर, ये सारे के साइड बराबर है। तो इसमें अगर इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो ए बराबर है बी के, और इसमें जो एंगल है इसको अगर अल्फ़ा कहते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि यह यूनिट सेल एक स्क्वायर यूनिट सेल हुआ। ठीक वैसे ही अगर अरेंजमेंट ऐसा होता तो हमको जो शेप मिलता वो थोड़ा दूसरे टाइप का मिलता। अगर ये अरेंजमेंट है, हम इसको कहते हैं कि ये स्पेस लैटिस है, यह अगर स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस हैं, हम सारे लैटिस पॉइंट को मिला दें, ये सब लैटिस पॉइंट कहलाता है। इसको हम अगर मिला दें तो लैटिस पॉइंट को मिलाने से देख लीजिए जो ज्योमेट्रिकल शेप हमको मिल रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है। ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल मिला, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल मिला। तो इस रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में खास बात क्या है कि लेंथ और विड्थ जो है वो बराबर नहीं है, लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री है। लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है लेकिन एंगल 90 डिग्री है। यही इसमें डिफरेंस है उधर वाले ऊपर वाले यूनिट सेल से। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल हमको मिला वह यूनिट सेल है रेक्टेंगुलर शेप का। ये है यूनिट सेल, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है और यहाँ एटम है। और अगर यह A है तो ये B है। इसमें कहता है कि A बराबर नहीं है B के, लेकिन ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका नाम हो गया रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यूनिट सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये जो लैटिस पॉइंट है, जो कंस्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर यूनिट सेल का शेप होगा। लेकिन ठीक है, वो शेप होगा, तो हम यहाँ जो समझे हैं इस यूनिट सेल को और इस यूनिट सेल को, उसका हमारा बेसिस क्या था? बेसिस था कि इनका एज लेंथ में क्या रिलेशनशिप है और इनमें जो एंगल है ये, इसको इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, इसमें क्या रिलेशनशिप है। ये जो एंगल हम यहाँ बना रहे हैं, इस एंगल को कहा जाता है इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपने जो इन दोनों यूनिट सेल को डिस्टिंग्विश किया, दोनों को डिफरेंशिएट किया, दोनों को अलग अलग समझा, और समझने का आधार क्या है हमारा? इनका एज लेंथ और इनके बीच में जो इंटरफेसियल एंगल है वो। तो हम एक जुमला ये लिख सकते हैं कि द यूनिट सेल कैन बी characterized by the age length and इंटरफेसियल एंगल। एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। इंटरफेसियल एंगल का मतलब हो गया, इंटरफेसियल एंगल का मतलब तो साफ है दो फेस के बीच का एंगल, लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एंगल बिटवीन टू एजेज, एंगल बिटवीन टू एजेज। अब यहाँ कुछ बात समझ लीजिए, जो मैं यहाँ स्टार देकर लिख देता हूँ कि चाहे आपने कोई भी यूनिट सेल बनाया, यहाँ दो यूनिट सेल हमने बनाया, ये पहले वाले फिगर से काट के निकाला था स्क्वायर, और अभी जो काट के निकाला वो रेक्टेंगल।
इन दोनों यूनिट सेल्स में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात क्या है, जरा गौर कीजिए कि इसके कॉर्नर्स जो है वो उस एटम से ऑक्युपाइड है। ये एटम्स होंगे क्योंकि उन्हीं एटम्स को मिलाने से हमको यूनिट सेल मिला है, इसलिए दुनिया का जितना भी यूनिट सेल होगा उसके कॉर्नर्स पर एटम, चाहे आप शो करें या ना करें, वो समझा जाएगा कि कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे ही होंगे, वो अंडरस्टूड है। तो मैं ये बात लिख देता हूं, एट द कॉर्नर्स ऑफ unit cell the atoms are understood, वहाँ एटम्स होंगे ही होंगे, भले ही नो मैटर दे आर सोन दिखाए जाते हों और नॉट, वो दिखाए जाते हो, ये दिखाए गए हो या नहीं दिखाए गए हो, लेकिन ये समझा जाएगा कि वहाँ एटम्स हैं। तो अब आपने समझ लिया कि ये जो यूनिट सेल हम बनाते हैं वो सारे के सारे लैटिस पॉइंट को मिलाकर बनाते हैं, और लैटिस पॉइंट को मिलाते हैं इसलिए उसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। तो यहाँ जो हमने मिलाया है वो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल हुआ। पहले तो यूनिट सेल क्या है ये आपने समझ लिया, इसके बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि यूनिट सेल किसी भी सॉलिड का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसके रिपीटेड अरेंजमेंट से हमको वह कंप्लीट सॉलिड मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमने यूनिट सेल बनाया वो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ बस यही है, लंबाई चौड़ाई है, इसलिए यह 2 डायमेंशनल यूनिट सेल हुआ। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है 3 डायमेंशनल। हम आपको समझाने के लिए 2 डायमेंशनल को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग को चाहिए इंटरफेशियल एंगल एंड एज लेंथ चाहिए। तो कहता है 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। आप समझ गए होंगे, चाहे वो कोई भी यूनिट सेल हो उसके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे ही होंगे, ये समझे ही जाएंगे भले ही हम लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ different possibilities of age lengths and interfacial angle, there are 5 types of 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। 5 तरह के 2 डायमेंशनल यूनिट सेल होते हैं। तो 5 तरह के कौन कौन होंगे? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि जिसमें एज लेंथ जो है वो ए और बी बराबर हो और ये 90 डिग्री हो, जिसमें कहता है कि ए और बी बराबर है और ये अल्फ़ा 90 डिग्री है। मैंने समझाया था कि ऐसे ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट सेल हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें ए और बी बराबर नहीं हो, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर ना हो, ए एंड बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी बट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, देन दिस यूनिट सेल इज नोन एज रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। ये रेक्टेंगल हुआ। ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों मैंने बनाया, वैसे ही एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि साइड सब बराबर हो लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है
कि सारा का सारा साइड बराबर हो लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं हो। तो वैसा जो ज्योमेट्री होता है ये सभी लोग जानते हैं कि उसको हम लोग रोम्बस कहते हैं, जिसमें ए और बी बराबर हो। ये ए है और ये बी है, लेकिन अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस जिसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 डायमेंशन में कि कुछ भी बराबर नहीं हो, न ए और बी बराबर हो और न ये 90 डिग्री का हो। मतलब ए नहीं है बराबर बी के एंड अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे को हम लोग, आप याद होगा आपको, पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसे यूनिट सेल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि जिसमें सब साइड तो बराबर हो लेकिन एंगल 60 डिग्री का हो, जिसमें ए बी बराबर हो, ए इज इक्वल टू बी बट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, सारा का सारा 60 डिग्री का एंगल हो, तो इसको हम लोग हेक्सागोन कहते हैं। ये हेक्सागोन हुआ। ये 5 तरह के यूनिट सेल पॉसिबल है। ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात बता रहा हूँ। ये 5 तरह के 2 डायमेंशनल यूनिट सेल पॉसिबल है। इसमें 2 डायमेंशनल फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर ज्योमेट्री। एक होता है ट्रायंगल और एक होता है ट्रेपीजियम, याद होगा आपको। इन दोनों को यूनिट सेल नहीं माना जाएगा, नॉट कंसीडर्ड एज यूनिट सेल। और इसका कारण आप समझ गए होंगे कि हम तो यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं, कैरेक्टराइज कर रहे हैं लेंथ और विड्थ के हिसाब से, तो यहाँ तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं लग रही है। इसलिए इन ज्योमेट्रीज को हम यूनिट सेल के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इनको यूनिट सेल नहीं माना जा रहा है। हम लोग इससे हमेशा इत्तेफाक नहीं रखेंगे, इसको हम यूनिट सेल नहीं मानेंगे। तो क्यों नहीं मानेंगे इसका कारण भी आपको मैंने समझा दिया। अब बात रही कि जब 2 डायमेंशनल यूनिट सेल पढ़ा, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यूनिट सेल चाहे कोई भी हो, फिर से दोहरा रहा हूँ, उसके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे ही होंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, भले ही वो दिखाए जाएं या नहीं दिखाए जाएं, क्योंकि यूनिट सेल बनाते समय हमने एटम्स को मिलाया था, उनके सारे कॉर्नर्स को मिलाया था, तभी जाके हमको यूनिट सेल मिला था। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशन का मतलब हुआ कि जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो, तीनों हो। तो एक मोस्ट कॉमन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सब लोग जानते हैं। जो सबसे कॉमन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो है क्यूब। तो चलिए इसी को रेफरेंस लेकर हम लोग समझ लेते हैं कि 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में क्या क्या संभावनाएं हैं। आप समझ गए होंगे कि ये क्यूब है ये, जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। अगर इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, तो इसमें 3 एज लेंथ हुआ और एंगल भी है इसमें 3 ठो। ये है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गामा। ये 3 इंटरफेशियल एंगल्स इसमें हुए। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में कहा जाता है कि ए 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कैन बी characterized
characterized by 6 पैरामीटर्स। जैसे वहाँ हम लोगों को पैरामीटर्स मिला था, वैसे यहाँ 6 पैरामीटर्स से हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। पहला 3 एज लेंथ्स, 3 ठो एज लेंथ्स हुए इसके। कौन कौन? A, B एंड C। और 3 इंटरफेशियल एंगल, 3 इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स। तो कहता है कि एंगल बिटवीन B एंड C, B एंड C, इसको अल्फा से डेजिग्नेट किया जाता है, कन्वेंशन है। एंगल बिटवीन C एंड A, इसको बीटा से डेजिग्नेट किया जाता है। एंगल बिटवीन A एंड B, इसको गामा से डेजिग्नेट किया जाता है। ये 3 तरह के इंटरफेशियल एंगल हुए और 3 एज लेंथ भी हुए। तो कुल मिलाकर 6 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। और इसी को अगले थोड़े ही देर बाद आ जाएगा कि ब्रेवियस नाम के एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने टोटल 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम को, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया। और उसमें बेसिस भी यही था, ABC और अल्फ़ा बीटा गामा के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पर ब्रेवियस ने 14 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल पहचाने। लेकिन उन 14 टाइप को पहचानने से पहले हम आपको ये जो यूनिट सेल है उसका टाइप्स समझा देना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यूनिट सेल में, इन यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट साइट्स। सभी कॉर्नर्स तो मैंडेटरीली होगा, लेकिन उसके अलावे और भी कहीं हो सकता है। तो उसके बेसिस पर यूनिट सेल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसका मतलब होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, जो कि अंडरस्टूड है। प्रिमिटिव यूनिट सेल केवल एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे। और सेंटर्ड का मतलब हुआ कि इन एडिशन टू कॉर्नर्स, समझ लीजिए, इन एडिशन टू ऑल द कॉर्नर्स एटम्स आर एट एनी अदर साइट। एटम्स जो है वो किसी दूसरे साइट पर भी होंगे, तब उसको कहा जाएगा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 2 तरह की बातें हुई। प्रिमिटिव यूनिट सेल कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हैं उसमें, उन सबों में प्रिमिटिव होगा ही होगा, क्योंकि हम ये पहले ही बता चुके हैं आपको कि जितने भी यूनिट सेल होंगे उसके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, भले ही आप उसको दिखाएं या ना दिखाएं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल दुनिया के सारे सिस्टम के लिए होंगे। इन्हीं दोनों को हम आपको बारी बारी से बाई फिगर समझा देते हैं। तो पहला हुआ प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव का मतलब जैसे अभी लिख भी दिया मैंने कि एटम्स कहाँ होंगे? केवल कॉर्नर्स पे होंगे। तो मैं केवल कॉर्नर्स पे एटम्स बना देता हूँ, केवल कॉर्नर्स पे एटम्स बना देता हूँ। आप तो समझ ही गए होंगे, भले ही हम उसको शो करें या न करें, वहाँ एटम्स समझे जाएंगे, वहाँ एटम्स समझे जाएंगे, एटम्स यहाँ होंगे ही होंगे। ये सभी कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं।
और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन ऑल द क्रिस्टल सिस्टम्स, जितने भी तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगे ही होंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज कॉमनली प्रेजेंट। प्रिमिटिव यूनिट सेल निश्चित रूप से उसमें होंगे, भले ही आप शो करें या ना करें। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ। दूसरा, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड में कहा कि कॉर्नर के अलावे किसी दूसरे साइट पर होगा, तो उसके बेसिस पर कहता है कि दूसरे साइट के बेसिस पर एक बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, और एक इंड सेंटर्ड हो सकता है, एक इंड सेंटर्ड हो सकता है। 3 तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल हुए। अब हम इसके बारे में पहले केवल इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं कि ये यूनिट सेल होते कैसे हैं। तो ये हम आपको पहले बता दें कि ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा हुआ, कैसा होता है। तो पहले समझिए बॉडी सेंटर्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या कैसा होगा ये देख लीजिए। पहला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में कहता है कि सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो होना ही है, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन वो समझा जाना है। तो सभी कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, और उसके अलावे एक एटम इसके बॉडी में होगा, ये यहाँ बॉडी में होगा, ये एटम बॉडी में होगा, भीतर में है उसके, तो वो कहलाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन एडिशन टू all the corners of unit cell, an atom is present in the body of unit cell, बॉडी ऑफ यूनिट सेल। तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड कहेंगे, ये इसको रंगा हुआ है वही बॉडी सेंटर्ड एटम है। दूसरा कहा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो फेस सेंटर्ड का मतलब हुआ कि सभी कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही, उन कॉर्नर्स के अलावे सभी फेस के सेंटर पे एटम्स होते हैं, तब हम उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो कॉर्नर्स पे तो बनाना ही है, ये तो कंपलसरी है, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, और इन कॉर्नर्स के अलावे सब फेस पे, 6 फेस होते हैं क्यूब के, और सारे के सारे फेस पे। तो ये मैं कहूँगा इन एडिशन टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, atoms are present at the center of
द फेसेस, हर एक फेस के सेंटर पे एटम्स हैं, तब हम उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और एक हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके बारे में समझ लीजिए। तो एंड सेंटर्ड में कहता है कि एटम सभी कॉर्नर्स पे तो होंगे, ये तो होना है, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, और उसके अलावे ये सभी कॉर्नर्स पे एटम्स बना देता हूं, और इसके अलावे किन्हीं दो अपोजिट फेस पे एटम्स होते हैं, किन्हीं दो अपोजिट फेस पे, तो उसको कहा जाता है एंड सेंटर्ड। इन एडिशन टू all the corners any two opposite faces are occupied, तो उसको कहेंगे एंड सेंटर्ड। ये मैंने आपको बताया कि इतने तरह के यूनिट सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो एटम्स के पोजीशंस हैं, उस पोजीशंस के बेसिस पर हमने 4 तरह के यूनिट सेल समझा। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है, इसमें सारी बात आप क्लियर हो जानी चाहिए कि इसको पहचानने के लिए हमें करना क्या है। 6 पैरामीटर्स लेने हैं, 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 एज लेंथ ABC और 3 इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा, और उसके बेसिस पर ब्रेवियस एक मैथमेटिशियन हुए, ब्रेवियस ने 14 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल सिस्टम पहचाना, जिसमें से 7 सिस्टम जो था वो प्रिमिटिव था और बाकी 7 सेंटर्ड था। मैं ये बात दिखा भी देता हूँ, बाय फिगर दिखा देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ different possibilities of A, B, C and alpha, beta, gamma, the mathematician ब्रेवियस, एक मैथमेटिशियन हुए ब्रेवियस, आइडेंटिफाइड 14 different types of crystal lattice यूनिट सेल कहिए, नोन एज ब्रेवियस लैटिस, उसको कहा जाता है ब्रेवियस लैटिस। 14 तरह के यूनिट सेल पहचाना। उन 14 में से 7 प्रिमिटिव थे और 7 सेंटर्ड थे। ये बात मैं लिख देना चाहता हूँ। amongst 14, 7 are the primitive, 7 are the primitive and remaining 7 are the centered। अब मैं उनका फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ कि वो जो 14 डिफरेंट टाइप्स के थे वो कैसे काउंट किए जाते हैं। तो देखिए, ये
मैंने जो बनाया है फिगर, इसमें ब्रेवियस लैटिस के बारे में मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अभी बताया आपको कि 14 डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबिलिटीज मिले, किसके बेसिस पर? ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे 14 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल पहचाने गए, आइडेंटिफाई किए गए, किसके द्वारा? ब्रेवियस के द्वारा। और उन 14 में से 7 थे प्रिमिटिव, जिसका फिगर बना हुआ है, और बाकी 7 थे सेंटर्ड। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ए बी सी बराबर हो, अल्फ़ा बीटा गामा भी 90 डिग्री का हो, तो निश्चित रूप से वो क्यूब का शेप होता है। और इस क्यूबिक यूनिट सेल में 3 तरह के प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, 3 तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो ये 3 तरह के हुए। वैसे ही अब देखिए ए और बी बराबर हो लेकिन सी बराबर नहीं हो, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री है, तब उसके लिए उसका नाम है टेट्रागोनल। और उसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं टेट्रागोनल में। अब देखिए जिसमें ए और बी और सी तीनों बराबर नहीं है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री है, तो उसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। तो 3 और 2 5 4 9। ये जिसमें कहता है ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, तो उसका नाम है हेक्सागोनल। और इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। यहाँ देखिए जिसमें ए और बी और सी बराबर हो लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री का नहीं हो, अब एंगल पर आ गए हम लोग, तब इसका नाम होता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल इसका नाम है। और इसमें एक ही यूनिट सेल होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये आइडेंटिफाई किए गए हैं ब्रेवियस के द्वारा। अब कहता है कि ए और बी और सी बराबर नहीं हो, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री हो लेकिन अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री हो, बीटा 120 डिग्री नहीं हो, तब उसका नाम है मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक में 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड। और इसमें जिसमें कुछ भी बराबर नहीं हो उसका नाम है ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक का एक ही यूनिट सेल पॉसिबल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देख लीजिए 3 4 7 7 और इंड सेंट इसमें है, सॉरी 3 3 और 2 5 5 4 9 9 1 10 10 11 12 13 14 तरह के हो गए क्रिस्टल सिस्टम। तो इसी को कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। मैं यहाँ एक बात समझा देना चाहता हूँ कि इसमें सब कुछ बराबर है, इसलिए यह मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल हुआ। मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल, यह मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल हुआ। और चूंकि इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, इसलिए यह मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल हुआ। ये 3 डायमेंशनल में मैंने आपको समझाया। अगर थोड़ा सा बैक जाइए तो वहाँ आपने देखा होगा कि 2 डायमेंशनल में स्क्वायर जो था वो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल था और पैरेललोग्राम मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल था। यहाँ एक बात समझाना चाहते हैं कि अगर हम स्क्वायर यूनिट सेल ले लें, बहुत सारे स्क्वायर यूनिट सेल ले लें और उनको रिपीटेडली अरेंज कर दें, तो आप समझ रहे हैं ना, जो सॉलिड हमको मिलेगा वो या तो स्क्वायर शेप का होगा नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक वैसे ही अगर रेक्टेंगल्स बहुत सारे यूनिट सेल के रूप में ले लेते हैं और उसको अरेंज करते हैं, तो जो फाइनल सॉलिड मिलेगा उसका शेप या तो रेक्टेंगुलर होगा नहीं तो स्क्वायर होगा। ठीक वैसे ही अगर हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम के बहुत सारे यूनिट से लेकर उसको अरेंज करते हैं, तो जो फाइनल सॉलिड मिलेगा वो या तो पैरेललोग्राम होगा और नहीं, हाँ पैरेललोग्राम ही होगा। फिर वैसे ही कहता है कि अगर आप एक रोम्बस लेते हैं जिसका एंगल, इंटरफेसियल एंगल 60 डिग्री है और उसको अरेंज करते हैं, तो आपको मिलता है हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल सॉलिड मिलता है। तो बहुत सारी बातें हैं। यहाँ क्यूब को लेके अगर सजाओगे तो क्यूब मिलेगा नहीं तो क्यूबॉइड मिलेगा, टेट्रागोनल मिलेगा नहीं तो क्यूब मिलेगा। यूनिट सेल डिफरेंट टाइप्स के हमको मिलते हैं। और यूनिट सेल का मतलब हुआ कि किसी सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके रिपीटेडली अरेंजमेंट से हमको पूरा का पूरा सॉलिड मिल जाता है। तो मैंने एक कोशिश किया है कि यूनिट सेल आपको समझा दूँ।
क्योंकि सॉलिड का जो बेस है वो यूनिट सेल ही है। यूनिट सेल के बेसिस पर हम लोग सॉलिड को खड़ा कर सकते हैं, सॉलिड को समझ सकते हैं। तो यूनिट सेल जितना बढ़िया से आप समझेंगे तो उतना ज़्यादा सुविधा होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। एक बात आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़ा ही कंसेप्चुअल बात अब समझाने वाला हूं आपको। कंसेप्चुअल बात इसलिए कहा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यही अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। हाँ, इसमें एक बात इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको बाकी सब यूनिट सेल नहीं पढ़ना है। जो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल है इसी के बारे में हम लोगों को पूरा स्टडी करना है, पूरी जानकारी रखनी है। तो बाकी सबको छोड़ देना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो इसमें अगर एटम्स कॉर्नर्स पे हैं तो 8 कॉर्नर्स हैं। तो आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, आप तुरंत जवाब दोगे 8, लेकिन होता है 1। और वो कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होगा, वो एकदम मार्वेलस क्लास होगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। और फिर से वही बात कि अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर करें सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।